सो अब जो है हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरी बेरी। उससे पहले हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं जो भी मैंने बोला था कि जो टीपीपी है इट इज द कोएंजाइम फॉर द एंजाइम्स हैविंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। सो उसमें सब सारे एंजाइम्स का तो नहीं है मैंने बोला, तो आपको याद रखना है टोटल 5 कोएंजाइम्स हैं। देयर आर टोटल 5 कोएंजाइम्स जो कि है फॉर द एंजाइम्स having ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी वाले जो एंजाइम्स हैं उनके लिए इन एक्टिविटी वाले यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज जो भी एंजाइम्स हैं उनके लिए 5 टोटल कोएंजाइम है, जिसमें से एक हमने देखा टीपीपी। इसके अलावा कौन है आप याद रखो, पहला हो गया टीपीपी जो कि एक्टिव फॉर्म है, इट इज द कोएंजाइम फॉर्म थायमिन, ठीक है, उसका कोएंजाइम फॉर्म है। दूसरा बताओ, दूसरा है एफएडी जो हमारा विटामिन बी2 है उसका जो एक्टिव फॉर्म है एफएडी वो है। तीसरा कौन सा है बता दो, नियासिन का जो है एनएडी है। और उसके बाद विटामिन बी5 का जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज कोएंजाइम ए, बी1 का, बी2 का, बी3, बी5, ये लगातार, ये तो आसान है याद करना। और पांचवा है क्या रखना है, लाइपोइक एसिड। सो दीज आर द 5 कोएंजाइम्स फॉर द एंजाइम्स हैविंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरी बेरी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरी बेरी। सो ये है 4 टाइप, जामुलकर सर ने 3 ही पढ़ाया। हाँ उन्होंने जो है वो वर्निक्स कोर्साकॉफ्स वाला उन्होंने पढ़ाया, लेकिन उसमें नाम नहीं बताया उसका, सेरिब्रल बेरी बेरी। तो यहाँ देखो ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, इन्फेंटाइल एंड लास्ट है सेरिब्रल बेरी बेरी। ओके, सो ड्राई बेरी बेरी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी, सो इसमें क्या होगा, वेट बेरी बेरी, इन दोनों को साथ लेके चलते हैं ट्रिक से, है ना। इसमें क्या है, वेट बेरी बेरी में क्या होता है, वेट क्यों नाम है, गीला, दैट इज कुछ लिक्विड फॉर्म आएगा। सो इडिमा होता है इसके, इसमें वेट बेरी बेरी में इडिमा होता है। इडिमा में फ्लूइड भरेगा। फ्लूइड कैसे भरेगा, जब उसको कोई जो पंप करने वाला है वो ज्यादा पंप कर रहा है। कौन पंप करता है हमारे बॉडी का फ्लूइड, हार्ट, बॉडी फ्लूइड ब्लड को वही पंप करता है। तो इस केस में हार्ट का प्रॉब्लम होगा, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मैनिफेस्टेशन आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दिक्कत है। सो इट इज सीवीएस। आपको ये याद रखना है कि ड्राई और वेट दोनों में से कोई एक है जो सीवीएस, जिसमें सीवीएस का प्रॉब्लम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, और दूसरे में सीएनएस का प्रॉब्लम होता है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो सीवीएस, अब किसमें सीवीएस का, किसमें सीएनएस का, तो ये बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। वेट बेरी बेरी यानी इडिमा यानी कि फ्लूइड भरा। फ्लूइड कैसे भरा, जब किसी ने पंप किया। पंप कौन करता है, हार्ट किसका पार्ट है, सीवीएस का। सो सीवीएस का प्रॉब्लम है इसमें, ओके, सीवीएस मैनिफेस्टेशन। देन इसमें क्या होगा, मैंने बोला इसमें क्या होगा, सीएनएस का प्रॉब्लम, सीएनएस का मैनिफेस्टेशन होगा। अगला पॉइंट, तो इसमें क्या होगा बताओ, नर्व से जुड़ा हुआ, अभी हम लोग जो टॉपिक बात कर रहे थे, जो भी पॉइंट्स बात की, उसमें नर्व से जुड़ा हुआ कौन सा वर्ड यूज किया, दैट इज न्यूराइटिस। तो इसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। पेरिफेरल न्यूराइटिस यानी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनका इन्फ्लामेशन, दैट इज पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये होने जा रहा है। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस ये हो गया हमारे ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी में क्या होगा, मैंने कहा इडिमा होगा। अब इडिमा जो है एक्चुअल में होता कैसे है ये आप पहले समझो। तो इसमें होता क्या है कि सीवीएस का दिक्कत है इस केस में, तो ये क्या दिक्कत है, तो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। अब ये थोड़ा समझना आप, है ना, ये थोड़ा टाइम मैं लूंगा इसको समझाने में, लेकिन बहुत बड़े समझ ही नहीं पाते, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर क्या होता है कि वो इतना ब्लड पंप नहीं कर रहा जितना से हमारा बॉडी डिमांड फुलफिल हो जाए, और हाई आउटपुट भी है, मतलब कि वो ब्लड काफी पंप कर रहा है, हार्ट जो है ब्लड ज्यादा पंप कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कार्डियक फेलियर हो रहा है। मतलब क्या,
इसमें क्या होगा, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो अब इस केस में हुआ क्या है, यहाँ थायमिन डेफिशिएंसी हुई है, तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ आएगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ आ गया, एनर्जी उससे नहीं मिल रहा, तो बॉडी का डिमांड बढ़ जाएगा कि भाई हमको कार्बोहाइड्रेट ले रहा है फिर भी उससे एनर्जी नहीं मिल रहा, तो और उसका डिमांड बढ़ेगा हमारे बॉडी का। तो बॉडी का जो डिमांड है, बॉडी का जो डिमांड है, मेटाबॉलिक डिमांड, वो काफी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, हार्ट पर एक उस पे प्रेशर होगा कि हार्ट पे एक आपको कि उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करने का लोड रहेगा। सो वर्कलोड ऑन हार्ट इंक्रीजेस, तो वर्कलोड बढ़ेगा तो पंप करेगा ज्यादा, सो पंपिंग एक्टिविटी इंक्रीजेस इनिशियली, पंपिंग एक्टिविटी इंक्रीज करेगा इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे वर्कलोड अभी भी मतलब ज्यादा ही है, इसके वजह से है ना, इसके वजह से पंपिंग एक्टिविटी डिक्रीजेज आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद फिर पंपिंग एक्टिविटी कम हो जाएगा इस वर्कलोड की वजह से। ठीक है, ये वाला पॉइंट ना आप यहाँ लिख देना कि बॉडी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ा तो पंपिंग एक्टिविटी बढ़ा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा वर्कलोड है हार्ट पे जिसके वजह से पंपिंग एक्टिविटी कुछ देर बाद डिक्रीज हो गई। ये आप कॉन्सेप्ट के लिए। अब पंपिंग एक्टिविटी कम हो गई तो क्या होगा, वेन जो है वो हार्ट में अपना ब्लड डाल रहे थे और हार्ट अपना ब्लड खूब पंप कर रहा था, लेकिन जब उसका पंपिंग एक्टिविटी कम हो गया तो वेन्स को क्या पता चलेगा, भाई ये तो ज्यादा ब्लड पंप कर ही नहीं रहा, तो वेन्स भी क्या करेंगे कि मैं इसमें कम ब्लड गिराऊंगा, है ना, वेन्स भी क्या करेंगे कि मैं हार्ट में कम ब्लड दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा पंप कर ही नहीं पा रहा, अगर मैं ज्यादा दे दिया तो हार्ट भर जाएगा पूरे ब्लड से, तो वो वेन जो है वो कहते हैं मैं इसमें ब्लड कम डालूंगा, मैं ब्लड को खुद में एक्यूमुलेट कर लूंगा, तो इससे क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होगा और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा इन जुगुलर वेन्स। अब ये मैम ने लिखवाया है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा जुगुलर वेन्स। अब बताओ, किसी भी, ये कोई कैपिलरी है, इसका ये होता है वेनस एंड और ये होता है आर्टेरियोलर, है ना, आर्टेरियल एंड। सो अगर इसमें ब्लड एक्यूमुलेट करने लगा तो पीछे की तरफ आएगा ब्लड, यहाँ पूरा आके जमा हो जाएगा, है ना, ये कैपिलरी है, और यहाँ जमा होने की वजह से, है ना, यहाँ ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड खींचा नहीं पाता है, सारा फ्लूइड जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से यहाँ आके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, इसके बीच का स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें आके जमा हो जाएगा, ये होगा अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये अगर इंक्रीज कर गया दैट इज द एडिमा, दैट इज एडिमा, है ना, यही एडिमा, तो इस वजह से एडिमा होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो एडिमा हुआ। अब एडिमा अकर्स डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ डिफिशियंसी, जितना ज्यादा डिफिशियंसी होगा उतना ज्यादा सीवियर एडिमा होगा। जैसे सबसे पहला एडिमा होगा जो है पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा, पिटिंग या पैडल टाइप ऑफ एडिमा। इसके बाद स्किन का एडिमा होगा, एडिमा इन स्किन। फिर एडिमा होगा एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी का एडिमा। और सीवियर हुआ तो एडिमा इन प्लूरल, प्लूरल स्पेस कह लो, है ना, प्लूरा। फिर कह लो आप प्लूरल इफ्यूजन होगा या पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, पेरिकार्डियल कैविटी में, प्लूरल कैविटी, इन सब में एडिमा होने लगेगा। सो ये ऐसा करके वेट बेरी हो गया, ये हमारा ड्राई बेरी हो गया। इन्फेंटाइल बेरी में यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। सो व्हाट इज इन्फेंटाइल बेरी? बच्चे में होगा, कैसे, किस में होगा, किस बच्चे में होगा जिसकी मदर थायमिन डेफिशिएंसी से गुजर रही थी। सो अगर्स इन चिल्ड्रन born to mother having थायमिन डेफिशिएंसी, ठीक। और इन्फेंटाइल बेरी में होगा क्या, अब बताओ, उसको भी थायमिन डेफिशिएंसी हुई, क्या क्या देखने को मिलेगा, सोएगा नहीं बच्चा, उसको बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, नींद ही नहीं आएगी, बच्चे को रोता रहेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है।
नेक्स्ट लास्ट है दैट इज सेरिब्रल बेरीबेरी। ये कैसे होता है? सो जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स उनमें देखा जाता है, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में देखा जाएगा। तो अब हुआ क्या, देखो अल्कोहल कंजम्पशन करता है, अल्कोहल में क्या है, शुगर है ना, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल अगर कंज्यूम करेंगे तो उसके लिए, उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए थायमिन भी ज्यादा चाहिए। पहली बात तो ये कार्बोहाइड्रेट है उसमें, तो अल्कोहल कंजम्पशन विल इंक्रीज, है ना। अल्कोहल डाइजेशन अगर आपको करना है, अल्कोहल का डाइजेशन कब होगा, जब व्हेन थायमिन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, थायमिन ज्यादा रहना चाहिए उसके डाइजेशन के लिए। और दूसरा काम ये क्या करता है, अल्कोहल एक काम और खराब करता है, एक तो वो कार्बोहाइड्रेट का उसमें प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से वो थायमिन का कंसंट्रेशन चाहेगा कि जो भी है वो बढ़ जाए, और मतलब बढ़ जाए, आप कहो कि थायमिन को यूज करेगा। ये अल्कोहल डाइजेशन के लिए क्या करेगा, अल्कोहल डाइजेशन अगर करना है तो क्या होगा, थायमिन को यूज करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ थायमिन, थायमिन को यूटिलाइज करना पड़ेगा। बॉडी में जितना भी थायमिन है वो उसके डाइजेशन में यूज होने लगेगा। और साथ ही एक अल्कोहल ये गलत काम क्या करता है, इट स्टॉप्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ थायमिन फ्रॉम इंटेस्टाइन या जीआईटी, उससे उसका एब्जॉर्प्शन भी रोक देता है। तो एक तो जीआईटी से उसका एब्जॉर्प्शन रोक दिया अपने टॉक्सिसिटी की वजह से, और अपने कार्बोहाइड्रेट वाले प्रॉपर्टी की वजह से वो जितना भी थायमिन था पहले से एब्जॉर्ब, उसको भी खूब खींचने लगा खुद के डाइजेशन के लिए। तो उस केस में ये वाला तो थायमिन की कमी हो जाएगी। एक तो पहले बात उसने लेने नहीं दिया, और जितना भी था पहले से ब्लड में उसको यूज कर लिया, तो थायमिन डिफिशियंसी भी लगा। तो इस केस में क्या देखा जाता है, वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये देखने को मिलता है, वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अब इसमें दो चीजें हैं, इसको दो अलग पार्ट में लेके हमको चलना है, और उसके लिए क्या याद रखना है, इसको मैं रब कर देता हूं, है ना। वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम, सो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो V और एक OP, V और KP, ठीक है, V और KP। V क्या है, वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी, KP क्या है, कोर्साकॉफ साइकोसिस। अब देखो ये जो V है ना, वर्निके एन्सेफेलोपैथी, V हम लोग गोवा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गोवा। और KP कहाँ जा रहा है, KP है कोई, है ना, KP है कोई, वो कहाँ जा रहा है, he is going to MP, ठीक, he is going to MP। so गोवा, what is गोवा इस केस में, तो वर्निके एन्सेफेलोपैथी में क्या क्या होता है, क्या क्या मैनिफेस्टेशंस है, उसके लिए हमको ट्रिक याद रखना है, गोवा, V यानी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गोवा, एंड KP कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है MP, ठीक है। सो गोवा, G से हो गया ग्लोबल कंफ्यूजन, O से हो गया ऑप्थेल्मोप्लेजिया, A से अटैक्सिया, व्हाट इज M, इट इज मेमोरी लॉस, P इट इज साइकोसिस itself, साइकोसिस, ठीक है। ग्लोबल कंफ्यूजन आप समझ गए, है ना, जो उसका ज्योग्राफिकल प्लेसेस हैं उसका कंफ्यूजन होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ऑप्थेल्मोप्लेजिया दैट इज पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, अटैक्सिया मैंने आपको बताया था, दैट इज जो नर्व के एक्सॉन्स हैं दैट विल बी डिजेनरेटेड, जिसको इसको कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। व्हाट इज मेमोरीलेस, यू नो, मेमोरी नहीं रहेगी। साइकोसिस पागलों की तरह बर्ताव करेगा, मतलब कि जो रियल है उसको वर्चुअल मानेगा, जो वर्चुअल चीजें हैं उसको रियल मानेगा, ठीक है। सो दिस इज द वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम, वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ साइकोसिस। सो इतना आपको वेरी में ध्यान रखना है। थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के अगले पार्ट्स हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू।